नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को स्ट्रॉन्ग और सटीक बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, सेट के ज़्यादा पब्लिकेशन के पीछे मत भागिए। पटना एक ऐसी जगह है जहाँ एक नया कपड़ा का दुकान, एक नया कोचिंग और एक नए पब्लिकेशन का बुक रोज़ पब्लिश होता है। इसलिए एक चीज़ ध्यान रखना है कि 10 किताब पढ़ने से बेहतर होता है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कालीबंगा से मिलता है। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान में, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो वो भी कालीबंगा से मिला था, ये भी ध्यान रखना है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अलंकृत ईंटा, चूड़ियाँ और लकड़ी की नाली कालीबंगा से ही मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। अब यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे रिकॉल करेंगे। दोस्तों, पढ़ने का बेहतर तरीका यही होता है कि जो भी आप बुक पढ़ें या तो सेट प्रैक्टिस करें, तो जो भी क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अब तक आप पढ़े हैं उसको रिकॉल कर लेना चाहिए। जैसे अशोक के बारे में आया तो अशोक के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है उसको यहाँ रिकॉल करेंगे। जैसे कि ये अशोक का जो कलिंग का युद्ध है वो केवें शिलालेख में ये पूछा जाता है, तो वो 13वें शिलालेख में, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब सांची का स्तूप किसने बनाया ये पूछा जाता है, तो अशोक ने बनाया था। ठीक है। और एक सांची का स्तूप है कहाँ? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। और एक है धामे का स्तूप, ये अब क्या है, नया है कि जो पूछा जाता है। सांची का स्तूप बहुत बार पूछा गया है और अब है कि धामे का स्तूप पूछा जाता है। धामे का स्तूप कहाँ है? तो धामेक स्तूप जो सारनाथ में है, यूपी में। ठीक है। तो धामेक स्तूप को किसने बनाया? तो वो भी अशोक ने बनाया। फिर से समझिए कि सांची का स्तूप और धामेक स्तूप दोनों को अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर है बीबिता अध्यक्ष कहा जाता है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में पुग किसे कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर है न्यायालय को पुग कहा जाता था। अब गुप्त काल से ये आप ध्यान कर लीजिए, गुप्तों की भाषा पूछा जाता है। गुप्त की भाषा क्या है? तो गुप्त की भाषा है संस्कृत, तो इसे याद ऐसे रखना, गुप्त संस्कृत, गुप्त संस्कृत। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है? तो हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है, इसमें से कौन सा इसका आंसर होगा? इसमें 3 संबंधित है, 3 नहीं, 1 नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है काव्य दर्शन संबंधित नहीं है। अब देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है जो हर्षवर्धन द्वारा है रचित। ये नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ये डायरेक्ट आपसे ये भी पूछा जाता है कि प्रियदर्शिका के लेखक कौन है ना, रत्नावली के लेखक कौन है, नागानंद के लेखक कौन है। तो इसे याद कैसे रखना है वो चीज़ बताते हैं। देखिए, एक लाइन याद रखिए, हंस, ठीक है, हंस ना रे पिया, हंस ना रे पिया। ठीक है। अब देखिए, ये हंस से क्या हुआ? हर्षवर्धन, और इसकी 3 पुस्तक हो गई है। देखिए, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। देखिए तीनों है ना, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। तो क्या बोलना है? हंस ना रे पिया। तो उससे क्या हो जाएगा कि हर्षवर्धन की 3 प्रसिद्ध पुस्तक है, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो गया था काव्य दर्शन, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका करेक्ट आंसर है यशोवर्मन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था? इसका करेक्ट आंसर है भीम द्वितीय ने पराजित किया था। दोस्तों, 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर भीम द्वितीय से ये पराजित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी।
अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कौन है मालूम? ये खिलजी वंश का संस्थापक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ किया था? तो नगद वेतन ये प्रथा प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अद्वैतवाद मत को प्रतिपादक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है शंकराचार्य। इसे याद ऐसे रखना है कि शंकर भगवान जो है वो अद्वितीय है, ठीक है, यानी शंकर भगवान जो है अद्वितीय हैं। अद्वैतवाद मत किससे संबंधित है? शंकराचार्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी? न्याय का जंजीर किसने लगवाया था? तो जहांगीर ने। इसे ऐसे रिलेट कर ली, जंजीर जहांगीर, जंजीर जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 में चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा? इसका करेक्ट आंसर है लेन पुल ने कहा था। लेन पुल ने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा था। अब दारा शिकोह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या एक पूछा जाता है मालूम है क्या? कि उपनिषद को फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया? तो यही दारा शिकोह ने किया था। और दारा शिकोह कौन है? ये शाहजहां का पुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था? इसका करेक्ट आंसर है गुरु हरगोविंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी? अब विजयनगर जैसे ही आया यहाँ तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने। अब इसमें क्या है कि अब्दुल रज्जाक किसके समय आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है देवराय द्वितीय के समय आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध हुआ था। एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि फ्रांसीसियों की अंतिम रूप से हार किस युद्ध में हुआ था? इसी बांडीवास के युद्ध में हुआ था। अंग्रेजों ने इसे हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमद शाह अब्दाली के समय भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है मुहम्मद शाह था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब अहमद शाह अब्दाली से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा मालूम? ये पानीपत का जो तृतीय युद्ध है किसके बीच लड़ा गया था? तो यही अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था, ये ध्यान रखना है 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर भी हो गया। अब प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ ये भी पूछा जाता है। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है अहमद उल्ला ने किया था। फैजाबाद से किसने किया था? अहमद उल्ला ने। तो इससे रिलेटेड एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी के मध्य कालखंड को डाकू राज्य की संज्ञा दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है के.एम. पन्नीकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका करेक्ट आंसर है रमेश चंद्र दत्त ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 1833 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। अब राजा राम मोहन राय से इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है कि ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन है? यही राजा राम मोहन राय है जो कि 1828 में किए थे, और आत्मीय सभा की स्थापना 1814 ईस्वी में किए थे। और एक क्वेश्चन है कि जो कि अभी रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था कि संवाद कौमुदी जो पत्रिका उसके संपादक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी, तो इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है करम शाह। दोस्तों ये क्वेश्चन बिहार एसएससी सीजीएल इस बार पूछा गया था कि पागलपंथी
विद्रोह बंगाल में किसके नेतृत्व में हुआ था, ये पूछा था। तो करम शाह। इसे याद अब कैसे रखना है, तो देखिए पागल उसको कहेंगे बेचारा जिसका है ना कर्म खराब है, पागल जिसका कर्म खराब है, ठीक है, पागल हो गया उसका बेचारे के कर्म खराब है, यानी पागलपंथी करम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में हुआ था। तो 1880 से 84 था लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के समय हुआ था प्रथम कारखाना अधिनियम। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब लॉर्ड रिपन का क्या कहा जाता है मालूम, कि स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडियन ओपिनियन। देखिए हिंद स्वराज और नवजीवन ये दोनों के भी लेखक हैं गांधी जी, लेकिन ये क्वेश्चन में कि दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया, तो इंडियन ओपिनियन, ये ध्यान रखना है। अगर पूछे हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो भी गांधी जी आंसर होगा, और नवजीवन पुस्तक के लेखक कौन है, गांधी जी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली के समय, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, तो चार्ल्स मेटकाफ को, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1908 में किया गया था। इसमें क्या हुआ था कि मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया था और इस बम कांड में मिस्टर केनेडी की पत्नी और पुत्री मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका करेक्ट आंसर है सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उदारवादी नेता को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो द ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं, दादा भाई नेहरूजी को। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, हिंदी में रहेगा कि भारत का वायुवृद्ध किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नेहरूजी को। राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, तो दादा भाई नेहरूजी ने। और राष्ट्रीय आय का जो है प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए लगाए थे दादा भाई नेहरूजी ने, तो 20 रुपये प्रति व्यक्ति। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट है। और कि ब्रिटिश संसद का सांसद बनने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो यही दादा भाई नेहरूजी था। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे रिकॉल कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी। तो अब इसमें इस पर याद रहना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा। जैसे कि असहयोग आंदोलन ये 1920 में हुआ था, और स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था, चंपारण 1917 में हुआ था, और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। तो सबसे बाद वाला कौन है, 1923, स्वराज पार्टी का गठन। ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने अपनी सर की उपाधि त्याग दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और एक चीज़ और त्याग किए थे, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही ये नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर है असहयोग आंदोलन। देखिए इसमें क्या है कि प्रथम जन आंदोलन कौन था, तो असहयोग आंदोलन। लेकिन अगर पूछेगा पहला सत्याग्रह कौन था, तो चंपारण सत्याग्रह, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। अब साइमन कमीशन जैसे आया तो इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पहले आ जाना चाहिए दिमाग में, कि साइमन कमीशन का आगमन 1928 में हुआ था। और साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था, तो क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एकदम डायरेक्ट ऐसे ही कि इसका विरोध क्यों हुआ था, तो इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अब इसमें क्या कह रहा है कि भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर किसके सुझाव पर रखा गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है लॉर्ड रिपन के सुझाव पर ये भारतीयों को बाहर रखा गया था। अब एक क्वेश्चन और आता है कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय किस व्यक्ति को लाठी से चोट खाने के बाद मृत्यु हो गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होता है,
लाला लाजपत राय, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक हुआ था, तो 1939 में शुरू हुआ था। अब प्रथम विश्व युद्ध अगर पूछे तो 1914 से 1918 के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं कि लॉर्ड रिपन के समय ये कम्युनल अवार्ड यानी कि सामुदायिक अवार्ड दिया गया था 1932 में, तो ये गलत है। क्यों? कि लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है ना 1880 से 84 है, लेकिन यहाँ 1932 की बात हो रही थी। तो 1932 में किसका कार्यकाल था मालूम है? वो था 1932 में 31 से 36 था, लॉर्ड वेलिंगटन का था। ये ध्यान रखना है, लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल 1931 से 36 था, तो यहाँ लॉर्ड वेलिंगटन होना चाहिए था। तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी लिन लिथुगो ये सही है, क्योंकि इसका कार्यकाल 1936 से 44 था। अगस्त प्रस्ताव इसके बीच में आया। डलहौजी का ये व्यवगत सिद्धांत से सही है। चेम्सफोर्ड का द्वैत साधन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है कि श्यामलाल प्रसाद ने लिखा था झंडा गीत। तो झंडा गीत कौन सा है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है? तो डीएनए पर आधारित कौन सा वैक्सीन है? जाइकोव डी, डीएनए पर जाइकोव डी, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है नाफेड। नाफेड एक एजेंसी है जो क्या करता है कि ये ऑपरेशन ग्रीन योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक एजेंसी है, ठीक है। अब है कि इस ऑपरेशन में क्या होता है कि टमाटर, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट हो जाने वाले 22 और भी कृषि उत्पादकों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? इसका करेक्ट आंसर है वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य किस आयु के बच्चों को शिक्षा प्रोत्साहित करना है? तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कितने वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाती है? 6 से 14 वर्ष के, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह उद्योग जो खनिजों का उद्योग उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं वो कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है खनिज आधारित उद्योग। देखिए, वह उद्योग जो खनिज का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं, खनिज का उपयोग यानी खनिज आधारित उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो गरीब का मित्र किसे कहते हैं? आलू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का संस्थापक कब हुआ था? मतलब स्थापना कब हुआ था, यानी सार्क का स्थापना कब हुआ? सिंपल, इसका करेक्ट आंसर है 1985 में हुआ था, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू है। इसे याद कैसे रखना है? तो देखिए, सार्क का मुख्यालय काठमांडू, तो इसे याद रखना है साका। एक डायलॉग याद है कि साका ना ही जिंदा पकड़ा जा सकता है ना ही मारा जा सकता है, साका सिर्फ मार सकता है। वही साका याद रखना है, साका यानी सार्क का मुख्यालय काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच ये सही है, और मेन रहीम ये रूस और फिनलैंड के बीच ये भी सही है, और हिंडनबर्ग रेखा जो है वो जर्मन और पोलैंड के बीच है, ये भी सही है, और मेगिनोट रेखा जो है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच है। यहाँ ध्यान रखना है, ये स्पेन नहीं होगा, यहाँ जर्मनी होना चाहिए। यानी कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है
तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? ये करंट अफेयर हो गया। तो कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो पहले ये ध्यान रखना है कि अब तक कुल 21 लोगों को है ना परमवीर चक्र मिला है। तो 21 द्वीपों का नाम रखा गया है। इसका करेक्ट आंसर है 21। अब देखिए परमवीर चक्र क्या है मालूम कि सैन्य क्षेत्र में सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो परमवीर चक्र ही है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये दिया गया था कम, ये पराक्रम दिवस जो हुआ था 23 जनवरी को, उसी अवसर पर ये नाम रखा गया था। अब पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है ये भी इम्पोर्टेंट है कि 23 जनवरी को मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है MF हाइड्रा, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ठीक है। अब इस इसरो का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन में क्या है कि इंटरनेशनल दे देता है, वहाँ कन्फ्यूज हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने 12 वर्ष के पुराने उपग्रह मेघा ट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया? इसका करेक्ट आंसर है प्रशांत महासागर में गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका करेक्ट आंसर है फिजी। अब देखिए फिजी से क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि फिजी की राजधानी कहाँ है? तो फिजी की राजधानी है सूबा। फिजी की राजधानी है सूबा। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कि कन्फ्यूजन वाला है, और कन्फ्यूजन वाला जो भी क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से पूछा जाता है। जैसे कि एक सूबा है ना, एक जुबा भी है। जुबा, जुबा किसकी राजधानी है मालूम? ये दक्षिण सूडान की राजधानी है, दक्षिण सूडान की राजधानी, ये ध्यान रखना है। अब इसे याद कैसे रखना है? अब कि किस में सूबा मारेंगे किस में जुबा मारेंगे, ये तो एग्जाम में आएगा तो कन्फ्यूज ही आ जाएंगे। तो देखिए ऐसे समझिए कि फिजी से है ना, ये आप समझिए कि फिजिशियन, ठीक है। तो फिजिशियन क्या करेगा? सुईबा दे देगा, ठीक है। फिजिशियन सुईबा दे देगा। अब ये आपको याद रहेगा कि फिजी जब भी आएगा फिजिशियन यानी सुईबा यानी सूबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के विजेता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है नोवाक जोकोविच। दोस्तों ये विंबलडन है जो 4 कितने ओपन खेला जाता है? जैसे 4 इसमें खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच और विंबलडन और अमेरिकन USA ओपन खेला जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 2023 के विजेता नोवाक जोकोविच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? इसका करेक्ट आंसर है IIT कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य है आपका 2047, ठीक है। और एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपसे कि शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य क्या है? तो 2070, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदु उत्तक एक प्रकार का है, क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है सरल उत्तक है। मृदु उत्तक जो है ये सरल उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इस पे विचार करना है भैया, देखिए क्या होता है इसका आंसर। कि कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है। इसमें क्या है? कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है। तो ये सही है, कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है, ये सही है। मशरूम ब्रायोफाइट के अंतर्गत आता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मशरूम जो है ना फंजाई जगत का पौधा है। अब शैवाल संवहनीय पौधा है, ये भी गलत है। क्योंकि शैवाल में ना संवहनीय तंत्र का अभाव होता है, संवहनीय तंत्र इसमें शैवाल में नहीं होता है। और चौथा है कि थैलोफाइटा वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है, ये भी सही है। यानी कि 1 और 4 सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है। तो इसका करेक्ट आंसर है हेपेटाइटिस।
ये क्या है, संक्रमित जल भोजन से फैलता है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है बैक्टीरिया से होता है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसांकुर पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है छोटी आंत में पाया जाता है। दोस्तों आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है छोटी आंत होता है, और ये भी पूछा जाता है आपसे कि भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है कोशिका द्रव्य में होता है। अवायवीय श्वसन का मतलब क्या होता है ना, कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है, तो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर है सीरम कहा जाता है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन अस्त्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन कहाँ से अस्त्रावित होता है, अंडाशय से, ये ध्यान रखना है। देखिए एस्ट्रोजन एक है और एक और चीज़ अस्त्रावित होता है अंडाशय से, प्रोजेस्ट्रॉन, ये भी ध्यान रखना है। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन अस्त्रावित होता है अंडाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है क्या, जायगोट, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल भौतिक राशियों की संख्या है, यानी कि मूल राशि कितने हैं, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो अब कौन सा असत्य है इसमें देखना है। दूरी में केवल परिमाण होता है, ये सही है, और विस्थापन अदिश राशि है, विस्थापन अदिश राशि है, ये गलत है। क्यों मालूम, कि विस्थापन एक सदिश राशि है, ये ध्यान रखना है, विस्थापन एक सदिश राशि है, ये गलत है। और विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं, ये गलत है, क्योंकि विस्थापन की दर को वेग कहते हैं और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि बी और सी गलत है। अब ऑप्शन में बी और सी है ही नहीं, तो फिर क्या करना है इसका आंसर, इसका ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। इसका आंसर बुक में डी दिया है, लेकिन डी नहीं होगा, क्योंकि ये जो है लाइन दूरी में केवल परिमाण होता है, ये सही है, केवल परिमाण ही होता है और ये अदिश राशि है, तो इसका आंसर होता है बी और सी, ठीक है, बी और सी, ये दोनों असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो वह बल कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है संतुलित बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु किसी द्रव में डुबो दी जाती है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, यानी कोई वस्तु द्रव में अगर डूब जाती है तो कौन सा कथन सही है। जब डूब जाएगा ना, यानी कि वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक होगा, वस्तु का भार है ना, वजन ज़्यादा होगा ना उत्प्लावक बल से, यानी कि जो अंदर से बल पानी द्वारा लगता है, तो उससे अगर भार ज़्यादा रहता है तो वो डूब जाता है, ये सही है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब प्रकाश है ना सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सघन से विरल माध्यम में जाएगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण यानी रंग सबसे कम विचलित होता है, तो सबसे कम विचलित होता है लाल रंग, ये ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। देखिए लाल रंग सबसे कम विचलित क्यों होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, ऐसे समझिए सिंपल में ऐसे सेट कर लीजिए कि इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए, तो ये विचलित कम होता है। और सबसे ज़्यादा विचलित होता है बैगनी, तो बैगनी सबसे ज़्यादा विचलित, यानी इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चालक की लंबाई जब बढ़ाएंगे ना तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायल्स तथा चार्ल्स के नियम को निम्नलिखित को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, वायल्स और चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है गैस समीकरण कहते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र के जल से नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वाष्पीकरण,
समुद्र के जल से नमक जो निकालते हैं ना, तो वो विधि कहलाता है वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है। तो एक्वा रेजिया पूछे या तो कभी अम्लराज भी पूछ दे, दोनों एक ही होता है। एक्वा रेजिया को ही अम्लराज कहा जाता है। उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, एक होता है, ठीक है, और नाइट्रिक अम्ल 3 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत का सुचालक अधातु है। तो देखिए एकमात्र अधातु है ना जो कि विद्युत का सुचालक है, वो ग्रेफाइट है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव अधातु है। अब देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि, और 2 ही पूछा जाएगा, क्योंकि अधातु है ना द्रव अवस्था में एक ही है, और धातु भी है ना द्रव अवस्था में एक ही धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। दोनों सिंगल सिंगल, इसीलिए दोनों पूछा जाता है। अब देखिए अधातु, ठीक है, और एक है धातु, ठीक है। अब इस दोनों में देखिए कि शब्द में यानी कि लेटर में बड़ा कौन है, अधातु बड़ा है धातु से, है ना, धातु छोटा है, अधातु बड़ा है शब्द में। तो बड़ा अधातु कौन है, ब्रोमीन। पहले ऐसे समझ जाइए, अधातु द्रव अधातु कौन है, ब्रोमीन, और धातु कौन सा है, पारा। तो इसका आंसर कन्फ्यूजन कभी ना हो, इसे ध्यान कैसे रखना है, देखिए बड़का का आंसर बड़का, ठीक है, और छोटका का आंसर छोटका, ठीक है ना। बड़का का आंसर बड़का और छोटका का आंसर छोटका, यानी कि अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, और धातु पूछेगा द्रव अवस्था में पारा। 2 ही चीज़ तो है ही, ब्रोमीन और पारा, इसके अलावा कोई है ही नहीं कि द्रव अवस्था में पाया जाएगा मानने के लिए। एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में ब्रोमीन, और एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा। तो बड़का का बड़का आंसर हो जाएगा और छोटका का छोटका, इसे ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे कि एक द्रव अधातु है ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है। तो इसका करेक्ट आंसर है यूरेनियम का अयस्क है। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, यूरेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था। इसका करेक्ट आंसर है हेनरी बैक्यूरेल। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि रेडियम की खोज किसने किया, तो पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी दोनों मिलकर किया था। पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी दोनों मिलकर रेडियम की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, क्या है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया से एक चीज़ और लिया गया, क्या मालूम, कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। अब आपको लग रहा होगा कि अरे प्रस्तावना तो अमेरिका से लिया गया, तो आपका भी सही है। प्रस्तावना सिर्फ पूछेगा ना तो अमेरिका से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, भाषा अगर लग गया तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इसे ध्यान रखना है, राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इसे ध्यान रखना है, अपने मन से वहाँ एग्जाम में नहीं मार देना। अपने मन से मारेंगे तो आप राष्ट्रपति या तो मुख्यमंत्री पर टिक करके आ जाएंगे, तो फिर रूम में आके बोलिएगा गलती हो गई, लो हल्का हुआ, गलती हो गया। इसलिए ध्यान से रखना है कि राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। देखिए पंचायती राज का जिक्र जो है संवैधानिक दर्जा मिला 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। दोनों साथ ही चलता है, जब भी क्वेश्चन आएगा आपको पंचायती राज और नगर पालिका भी ध्यान रखना है। पंचायती राज 73वां और नगर पालिका 74वां, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है। इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। इसका करेक्ट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले में उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा।
तो इसका करेक्ट आंसर है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय मामले में उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर विचार करेगा। मतलब ऐसे समझिए सिंपल में कि इसमें क्या होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार में कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ सुनवाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक है, इसका करेक्ट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय अंतिम व्यवस्थापक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं, इसका करेक्ट आंसर है राज्य के स्वामित्व एवं नियंत्रण में रहते हैं, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महानलोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है, यानी कि महानलोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना। और एक ये पूछा जाएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है, तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है, तो 15.24% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है। देखिए दोस्तों, सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर अगर पूछ देगा तो उसका करेक्ट आंसर होता है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें क्या मिलान करना है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में, 1 का 3। अब 1 का 3 है, अब ऑप्शन देखिए 1 का 3 किस में है, 1 का 3 मात्र सी में है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। अब अगर अब बाकी आप नहीं भी जानते हैं फिर भी आपका काम चल गया, ठीक है, तो क्योंकि 1 का 3 जो कि मात्र सी में है, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं कौन कहाँ कहाँ है। देखिए जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड में, और बांधवगढ़ आपका हो गया मध्य प्रदेश में, और रणथंभौर है राजस्थान में, और दम्फा हो गया मिजोरम में, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन क्षेत्रों में होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ कि ये जो प्रशांत महासागर में है ना, रिंग ऑफ फायर में सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो भूमध्य रेखा गुजरती है 13 देशों से, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जलधाराओं में कौन सी ठंडी जलधारा है, तो फॉकलैंड जलधारा, लेब्राडोर जलधारा और वेनेजुएला जलधारा, ये तीनों ठंडी जलधारा है, इसका करेक्ट आंसर हो गया इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है इराक से सीमा नहीं बनाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे या नहीं पूछे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है, तो कैस्पियन सागर है, ये ध्यान रखना है। और कभी कभी ये भी पूछ जाता है आपसे कि इसमें से कौन सा झील है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि कैस्पियन सागर लगा है इसमें नाम में, लेकिन ये झील है, ये ध्यान रखना है, सबसे बड़ी झील यही है संसार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है, तो इसका करेक्ट आंसर है पूर्णिया की सबसे कम सीमा लगती है पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं बिहार में। मालूम पूरे भारत का 95% पाइराइट बिहार में पाया जाता है। बिहार में भी कहाँ,
कैमूर और रोहतास क्षेत्र है ना पायराइट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मूर्खों का सोना किसे कहते हैं? पायराइट को, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपको भी मालूम है गोपालगंज का है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। सर्वाधिक लिंगानुपात है तो है कितना? तो इसका आपको गोपालगंज का हो गया 1021 है, ठीक है, यानी 1021 फीमेल प्रति 1000 होता है, प्रति 1000 मेल, ठीक है। और सबसे कम कहाँ है? सबसे अधिक हो गया गोपालगंज। सबसे कम लिंगानुपात पूछेगा तो वो है मुंगेर, वहाँ का लिंगानुपात 876 है, 876 लेडीज प्रति 1000 जेंट्स, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, यानी कि पहला ही सबसे लंबा है। और ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है, हल्दिया बंगाल में है, ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य रेखा कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच एक रेखा है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच, वो शून्य रेखा कहलाती है। तो इस तरह सटीक 100 MCQ होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता कौन है? दोस्तों ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान रखना है कि मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है बोनी ग्रेबियल, ठीक है। और आज का क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड 2022 की विजेता कौन है? मिस वर्ल्ड 2022 की विजेता कौन है? तो इसका आप आंसर कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।